गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में गुलमर्ग की खिड़की से एक रात इकाई का अभ्यास करेंगे। यहाँ पर इसका साहित्य प्रकार देखा जाए तो यात्रा वर्णन है। जब लेखक यात्रा पर गए थे वहाँ उन्होंने जो भी देखा इसका वर्णन यहाँ पर दिया गया है। लेखक का नाम है मोहन राकेश। हम जब भी किसी प्रवास में जाते हैं तब कुछ ऐसे पल होते हैं जिसे हम हमेशा याद रखना चाहते हैं। जब हम दूसरे प्रवास में जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, तब वही बातों को हम दोहराते हैं। तो यहाँ पर लेखक को गुलमर्ग की खिड़की से एक रात, मतलब गुलमर्ग में जब वो गए थे तो वहाँ खड़े खड़े उन्होंने क्या अनुभव किया था, क्या देखा था, इसके बारे में बताया गया है कि दूर से गुलमर्ग में कुछ देखने लायक कुछ खास नहीं, फिर भी ये स्थल थोड़े दिन वहाँ पर रहने पर हमें अपना सा लगने लगता है। लेखक कहते हैं कि हम जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वहाँ क्या है, तो लोग वहाँ इतने लोग वहाँ घूमने फिरने जाते होंगे, लेकिन वहाँ रहने पर कुछ अपना सा अपनत्व का भाव हमारे हृदय में पैदा होता है। एक दिन वह होटल की खिड़की में खड़े थे। दूर से उन्होंने देखा कि एक घटा उनकी ओर आ रही है, लेकिन वह मन में सोचते थे कि वह घटा मेरे तक पहुँचेगी, मैं उसके साथ झूमूंगा, कूदूंगा, फिर उसमें भीग जाऊंगा, वो मेरे पर बरस पड़ेगी और कभी भी मैंने जीवन में ऐसा आनंद नहीं लिया होगा, ऐसा आज मैं आनंद ले सकूंगा। लेकिन इतना सोचते सोचते देखते हैं कि वह घटा उन तक पहुंच ही न पाई, वहाँ पर ही वो बरसने लगी और वहीं पर वह ख़त्म हो गई। तो यह जो गुलमर्ग की एक दिन की यह रात थी वह कभी नहीं भूल पाए। और वह कहते हैं कि जब मैं पहले गुलमर्ग गया तो शुरुआत में मुझे लगा कि यहाँ कुछ है नहीं तो मैं क्यों आया, पर थोड़े दिन वहाँ पर रहने पर धीरे धीरे मुझे कुछ अपना सा लगने लगा और उसके छोड़ने का भाव, जब उसे छोड़ने का समय आया तो मेरे मन में अपार दुख हुआ। तो कुछ स्थल ऐसे होते हैं कि जहाँ हम जाते हैं तो शुरुआत में हमें वहाँ पर अच्छा नहीं लगता, पर बाद में थोड़े दिन रहने के बाद उस स्थल से जुदा होने का बेहद दुख होता है। तो लेखक के मन में भी गुलमर्ग वाला स्थल छोड़ने पर अत्यंत दुख हुआ था, लेकिन वहाँ पर उनके जीवन में जो यादगार बातें रह गई है उसका वर्णन यहाँ पर इस यात्रा वर्णन में किया है। आप भी जब प्रवास में जाते हैं तो प्रवास में से लौटने के बाद ऐसे कुछ क्षण है उसको हमेशा के लिए याद रखना चाहते होंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम लेखक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। लेखक का जन्म यानी कि मोहन राकेश का जन्म जलांधर में हुआ था। उनके पिता व्यवसाय से वकील थे, परंतु उनकी साहित्य में बहुत रुचि थी। अतः राकेश को बचपन से ही घर में पर्याप्त साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ, यानी कि बचपन से ही उनके पिताजी उन्हें कुछ न कुछ पढ़ाई करने के लिए देते थे, कुछ नई किताबें देते रहते थे, जिसके कारण उनमें साहित्य प्रेम जागृत हुआ। इन्होंने हिंदी तथा संस्कृत में एमए तक की शिक्षा प्राप्त की और तत्पश्चात डीएवी कॉलेज जालंधर में हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में अध्यापन कार्य किए। कुछ समय तक उन्होंने सारिका कहानी पत्रिका का सफल संपादन किया और बाद में स्वतंत्र लेखन करते रहे। कहानी लेखन के साथ साथ इन्होंने उपन्यास और नाटक भी लिखे हैं। उपन्यास यानी कि गुजराती में उसे हम नवलकथा या नॉवेल बोलते हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में इंसान के खंडहर, उन्होंने जो रचनाएं की है, जो पुस्तक किताबें लिखी है, उसमें इंसान के खंडहर, नए बादल,
एक और आदमी आदि कहानी संग्रह तथा अंधेरे बंद कमरे ने आने वाले कल प्रसिद्ध उपन्यास आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे तथा लहरों के राजहंस इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। मोहन राकेश मूलतः एक सफल कहानीकार और नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। हिंदी साहित्य की विधियों में उन्होंने बहुत कुछ प्रदान किया है, लेकिन मुख्यतः कहानीकार के रूप में और नाटककार के रूप में उनका नाम प्रसिद्ध हुआ है। गुलमर्ग की खिड़की से एक रात परिवेश से लिया गया है। मतलब ये जो यात्रा वर्णन है तो उनका पूरा यात्रा वर्णन का एक पुस्तक है परिवेश, इसमें से एक खंड, एक भाग यहाँ पर लिया गया है। इस यात्रा वृत्तांत में लेखक ने गुलमर्ग के प्राकृतिक सौंदर्य का स्वानुभूत विवरण किया है। स्वानुभूत मतलब अपने आप किया हुआ अनुभव। गुलमर्ग का सारा वातावरण इनको अपने में समाया सा लगता है। पूरा वातावरण, गुलमर्ग का जो वातावरण है वह पूरा वातावरण अपने आप में मिल गया हो, जुड़ मिल गया हो, ऐसा उन्हें लगता है। गुलमर्ग की एक रात का अकल्पनीय सौंदर्य इनसे बुलाया नहीं जाता। अकल्पनीय, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसा कुछ जगह होती है जिन्हें आँख एक बार देखती है तो चाँद उठती है। एक बार देखने पर हमें आश्चर्य होता है मन में। तो कुछ ऐसी जगह होती है, कई जगह ऐसी होती है कि जहाँ पर हम जाते हैं, देखते हैं तो उस जगह का सौंदर्य देखकर हमें आश्चर्य होता है। फिर धीरे धीरे परिचित होकर वहाँ पर रहने पर या थोड़ा समय बिताने पर हम उससे परिचित हो जाते हैं और उदासीन हो जाती है। परिचित होकर उदासीन हो जाती है। गुलमर्ग ऐसी जगह नहीं है। तो गुलमर्ग कैसी जगह है? तो जहाँ परिचित होने के बाद उसे भूल जाना, ऐसी जगह नहीं है। परिचित होने के बाद हमेशा के लिए वह हमारे स्मरण में रहती है। गुलमर्ग एक ऐसी प्राकृतिक सौंदर्य की जगह है। मैं जब पहली बार गुलमर्ग गया तो मुझे वहाँ कुछ भी असाधारण नहीं लगा। पहली बार जो गया तो मुझे कुछ असाधारण नहीं लगा। सभी जगह मैं जाता हूँ और जैसा अनुभव होता है वैसा ही अनुभव गुलमर्ग में भी मुझे हुआ। असाधारण नहीं लगा। एक खुला सपाट मैदान, गुलमर्ग क्या है? तो एक खुला सपाट मैदान है। देवदार के घने जुरमुट यानी कि पेड़ पौधों का समूह। देवदार के पेड़ वहाँ पर ज़्यादा देखने मिलते हैं। तो देवदार के घने जुरमुट और बस कुछ नहीं है वहाँ पर। तो गुलमर्ग में एक खुला सपाट, तो प्राकृतिक वातावरण वहाँ का कैसा है? तो एक खुला सपाट मैदान है, देवदार के घने जुरमुट है और वहाँ कुछ नई बात नहीं। तब मैं घंटे भर में सारा गुलमर्ग देख आया था। पहली बार जब मैं गुलमर्ग देखने गया तो वहाँ कुछ था ही नहीं। क्या देखो? सिर्फ सपाट मैदान और पेड़ पौधे। तो मैं घंटे भर में, एक ही घंटे में पूरा गुलमर्ग देखकर वापस आ गया। मगर बाद में महीनों वहाँ रहने पर एहसास हुआ कि, एहसास होना मतलब अनुभव होना, एहसास हुआ कि पहली बार तो क्या, बाद में भी कभी उस स्थान को पूरा नहीं देख पाया। पर कई समय बाद मुझे पता चला कि मैंने गुलमर्ग को पूरी तरह देखा ही नहीं। एहसास हुआ कि पहली बार तो क्या, बाद में भी कभी उस स्थान को पूरा नहीं देख पाया। उसे पूरा कभी देखा ही नहीं जा सकता। गुलमर्ग का जो वातावरण है उसका अनुभव कभी पूरी तरह किया ही नहीं जा सकता। शायद यही कारण है कि गुलमर्ग में रहकर वहाँ के स्थान साथ व्यक्ति की आत्मीयता धीरे धीरे इतनी गहरी हो जाती है। आत्मीयता यानी कि अपनापन। तो जब आदमी वहाँ पर रहता है तो धीरे धीरे गुलमर्ग के साथ उसकी आत्मीयता गहरी हो जाती है, बढ़ती है। कि
वह अपने को भी उस सपाट मैदान के एक हिस्से के रूप में ही देखने लगता है। आत्मीयता इतनी बढ़ जाती है, अपनापन इतना बढ़ जाता है कि वह अपने आप को गुलमर्ग के सपाट मैदान के रूप में देखने लगता है। कांपती तितलियाँ, उठते बादल और बर्फ से चमकती पहाड़ियों की तरफ। वहाँ पर कुदरती दृश्य देखे तो तितलियों की आवाज़, फिर उठते हुए बादल और चमकती हुई बर्फ से छाई हुई पहाड़ियाँ। दूसरी ओर वह पूरा विस्तार जिसमें वह स्वयं भी रहता है, उसे अपने में समाया सा लगता है। जहाँ हम ठहरे हुए हैं वह पूरा विस्तार, ये भी अपने आप में समाया हुआ हमें लगता है, उसे अपने में समाया सा लगता है। सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों संध्याएं, सूर्योदय का समय और सूर्यास्त का समय भी अत्यंत आकर्षक लगता है। घना कोहरा, कोहरा यानी कि हम शबनम, ओस गुजराती में उसे हम क्या बोलते हैं तो जाकर, तो कोहरा, पीली धूप जो सुबह सूरज निकलने पर चारों ओर पीली धूप हमें दिखाई देती है और सब कुछ। तो गुलमर्ग में देखने योग्य कुछ नहीं है, फिर भी कुदरती दृश्य इतने आकर्षक है कि थोड़े समय वहाँ पर रहने पर हमें अपना सा लगने लगता है। सुबह जो कोहरा फैलता है वह इतना गहरा होता है कि हमें उस कोहरे में कुछ दिखाई नहीं देता। फिर बाद में जब सूरज पहाड़ियों के पीछे से निकलता है तो उसकी धूप, सुबह की जो पीली धूप है वो चारों ओर फैल जाती है और जिससे वह सुंदर दिखाई देता है दृश्य। इसलिए जब व्यक्ति गुलमर्ग से चलता है तो एहसास होता है कि अपने से ही बिछुड़ने का, जैसे अपने आप से दूर हो रहा हो। गुलमर्ग को छोड़कर जब जाते हैं व्यक्ति तो उन्हें लगता है कि वह खुद से दूर हो रहा हो, बिछुड़ने का, अपने उस रूप से जो कि इतना परिचित होते हुए भी सदा अपरिचित ही बना रहता है। तो गुलमर्ग का वह सौंदर्य, कुदरती दृश्य, सुबह की धूप, सूरज, पहाड़ी, बर्फीले पहाड़ और सूर्योदय और सूर्यास्त का समय, ये जो कुदरती दृश्य है वह इतने आकर्षक है कि धीरे धीरे वह अपने से लगते हैं और उसे छोड़कर जाने का दुख मन में होता है। कुछ शब्दों के अर्थ जो आपको साथ में लिखने हैं। उदासीन तो अनमना, झुरमुट पेड़ पौधों का समूह, शब्द समूह के लिए एक शब्द के रूप में पूछा जाता है। झुरमुट पेड़ पौधों का समूह। एहसास, अनुभव, एहसास, अनुभव, आत्मीयता, अपनापन, आत्मीयता, अपनापन। इतने शब्दों के अर्थ आप अपनी नोटबुक में लिखो और किस तरह पाठ में की हुई यात्रा का वर्णन किया गया है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करके आप भी जब प्रवास में जाते हो, किसी यात्रा पर जाते हो, तो यहाँ जाकर आप भी ऐसी कुछ यादगार बातें अपनी डायरी में नोट करो और लेखक की तरह आप भी अच्छे लेखक बन सकते हैं। अपने आप के स्वानुभव को अपने किताब में कैद करो। तो यहाँ पर
गुलमर्ग कश्मीर का एक स्थल है। तो कश्मीर में जितने भी स्थल देखने योग्य है, कश्मीर को हमारे देश का स्वर्ग माना जाता है। तो यहाँ पर ऐसे एक स्थल गुलमर्ग की जब मुलाकात उन्होंने ली तो वह जो भी दृश्य उन्होंने देखे, प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति अपनापन का भाव उनके हृदय में जो जागरूक हुआ, उसके बारे में लेखक ने स्वानुभव, अपने आप को हुए अनुभव के बारे में यहाँ पर हमें बताया है। जब व्यक्ति गुलमर्ग को छोड़कर जाता है तो अपने खुद से बिछुड़ने का उसे दुख होता है, अपने उस रूप से जो कि इतना परिचित होते हुए भी सदा अपरिचित बना रह जाता है। हम जितना भी उसके निकट या परिचित मानने लगते हैं, उतने ही उसे अपरिचित बने रहते हैं। गुलमर्ग से सपने फूल बनकर उगते हैं। एक एक वाक्य की जो प्रश्न होते हैं, उसमें ऐसे प्रश्न हमें याद रखने हैं कि गुलमर्ग में सपने क्या बनकर उगते हैं। तो गुलमर्ग में सपने फूल बनकर उगते हैं। हरियाली के आर पार लाल लाल छतों के ऊपर आकाश में। तो सपने फूल बनकर कहाँ उगते हैं? तो हरियाली के आसपास चारों ओर जो हरियाली फैली हुई है और उस हरियाली के ऊपर जो सूरज की लालिमा छाई हुई है, वह सूरज की लालिमा की छत पर सपने फूल बनकर उगते हैं, आकाश में उगते। आंखें मुक्त होकर देखती ही रहती उस दृश्य को। जब सूरज सुबह निकलता है, यानी कि सूर्योदय होता है, बर्फीले पहाड़ों के पीछे से सूरज अपनी लालिमा के साथ जब निकलता है और वही हरियाली छाई हुई है, वही हरियाली पर अपने पीले किरण या तेज जब फैला देता है, तो वह जो दृश्य होता है वह अत्यंत मुग्ध कर देने वाला होता है। मुग्ध कर देना यानी कि मोहित कर देना। होकर देखती रहती, अपनी आंखें उसे मुग्ध होकर देखती रहती है और फूलों में नए नए रंग भर जाते हैं। सूरज के निकलते ही फूलों में नए नए रंग भर जाते हैं। वातावरण में नई नई कांपलें फूट उठती है। कांपलें यानी कि नई पत्तियाँ फूट उठती है। हर क्षण एक नए अनुभव, नए रोमांच की सृष्टि होती है। प्रत्येक क्षण हमें कुछ नया अनुभव होता है, कुछ नया रोमांच होता है। बादलों के पोर्टिको के नीचे लोग बाहें फैलाए घास पर बैठे हैं। तो वहाँ पर जो हरियाली फैली हुई है, घास उगा हुआ है, उसमें लोग पोर्टिको એટલે यहाँ पर बरामदा। तो बादलों के पोर्टिको के नीचे जो लोग अपनी बाहें फैलाए उस जगह पर आनंद से बैठे हुए हैं, हरियाली घास पर बैठे हुए हैं। दूर दूर तक सैलानियों की पंक्तियाँ घोड़े दौड़ाती नजर आती है। सैलानियाँ यानी कि घूमने के लिए आए हुए लोग, तो दूर दूर तक घोड़ों पर सवार होकर जो सैलानियाँ इधर आ रहे हैं, उसकी पंक्तियाँ यानी कि कतार दिख रही है। रंगों के कुछ बिंदु हरियाली के पट पर जहाँ तहाँ छिटके हुए हैं। सहसा प्रकाश से नन्ही नन्ही पारदर्शक बूंदें पड़ने लगती है। रंगीन बिंदुओं का पूरा विस्तार एक बार सिहर जाता है। तो यहाँ पर सुबह सूरज निकलने पर वातावरण में हमें क्या दिखाई देता है, उसका वर्णन किया है। तो सूरज निकलने पर बादलों के पोर्टिको के नीचे बाहें फैलाए हुए घास पर बैठे लोग हमें दिखाई देते हैं। दूर दूर तक घोड़े पर सवार होकर सैलानियाँ यहाँ घूमने आ रहे वह दिखाई देता है, उसकी कतारें दिखाई देती है। रंगों के कुछ बिंदु हरियाली के पट पर जहाँ तहाँ छिटके हुए हैं और सहसा प्रकाश से नन्ही नन्ही पारदर्शक बूंदें पड़ने लगती है। रंगीन बिंदुओं का पूरा विस्तार एक बार सिहर जाता है और अपने को समेटने लगता है। और रंगीन फूलों से जो वातावरण
आनंदमय, आकर्षक और आह्लादक बना हुआ है, जैसे अपनी बाहों में उसे समेटना चाहे ऐसा हमें लगता है। हरियाली का सपना कुहासे के फूल में बदल जाता है। तो हरियाली का सपना किस फूल में बदल जाता है? तो कुहासे के फूल में बदल जाता है। कुहासा यानी कि कोहरा, समानार्थी शब्द पूछा जाए कुहासा तो कोहरा, जिसे हम ओस या शबनम दोनों अर्थ भी इसके बता सकते हैं। पोर्टिक એટલે बरामदा, सैलानिया, मुक्त करना, मुहावरा है मुक्त करना, तो मोहित करना। मोहित करना, कुहासा, कोहरा, शबनम, ओस यानी कि जाकर। कॉम्पले, नई पत्तियाँ, कॉम्पोले, नई पत्तियाँ, જેને આપણે ગુજરાતીમાં શું કહીએ છીએ? નવી કુંપળ। सहसा प्रकाश से नन्ही नन्ही पारदर्शक बूंदें पड़ने लगती है। रंगीन बिंदुओं का पूरा विस्तार एक बार सिहर जाता है और अपने को समेटने लगता है। हरियाली का सपना कुहासे में फैल जाता है, बदल जाता है। मैदान सुरमई आभा ओढ़ लेता है। अब चारों तरफ धुंध ही धुंध है और बेबस होकर फैली पगडंडिया की पतली पतली नरम बाहें। धुंध ही धुंध, हवा में उड़ती हुई धूल। धुंध ही धुंध यानी कि हवा में उड़ती हुई धूल। सुबह होने पर लोगों की चहल पहल शुरू हो गई। सैलानियाँ घोड़े पर सवार होकर घूमने फिरने यहाँ पर आ गए और वहाँ पर जो हरियाली फैली हुई है तो हरियाली पर बैठे हुए लोग आनंद से बातचीत कर रहे दिखाई देते हैं। तो ये सब चहल पहल शुरू होने पर वहाँ जो कच्चा मार्ग है वहाँ धूल भी उड़ने लगती है। इसलिए लेखक कहते हैं कि चारों तरफ धुंध ही धुंध है और बेबस होकर फैली पगडंडियाँ। बेबस यानी कि असहाय। आपको एक बात में ध्यान रखना है कि और
और अवरव, ये दोनों शब्द में कुछ डिफरेंट है। ये है तो उसकी ओर देखना है तो एक मात्रा वाला और का प्रयोग होगा उसकी तरफ। और इसका अर्थ है यह संयोजक है और यानी कि अने। तो ये दोनों शब्द लिखते समय आपको ध्यान रखना है, एक मात्रा कब किया जाती है, दो मात्रा कब करते हैं, क्योंकि ये भूल करने पर आपके वाक्य का अर्थ या आप कुछ कहना चाहते हैं उसका अर्थ बदल जाने की पूरी संभावना है। इसलिए शब्द के अर्थ भेद ध्यान में रखकर अपना लेखन कार्य करना। धुंध है और बेबस होकर फैली पगडंडिया की पतली पतली नरम बाहें। पगडंडिया पतली है इसलिए उसे नरम बाहें के साथ उसका पतली पतली नरम बाहें के साथ इसको बताया गया है। जब तक बादल बरसेगा बाहें फैली रहेगी, ऐसी ही कोमल, विस्तृत और निडाल। जब तक बादल बरसेगा तब तक वह बाहें फैली रहेगी और कोमल, विस्तृत, निडाल बनकर ये यहाँ हमें दिखाई देगी। सूरज चमकेगा तो फूल में से नया सपना जन्मेगा। फिर जब सूरज चमकेगा तो नया सपना दिखाई देगा। तो यहाँ पर आज के वीडियो में हमने जो कुछ भी देखा है वह उसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, शब्दों के अर्थ भी आपको लिखने हैं और इसमें से लेखक परिचय और शब्दों के अर्थ आपको तैयार करने हैं। आगे का जो पाठ है वह हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।